यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संस्थान हैं, जो संगठन हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओवनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और कहता भी तो हूँ कि कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर अपने एग्जाम के उठा के देख लिया करिएगा। तो आज हम लोग यूनेस्को के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। अगर देखिए यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और आपको उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और स्थापित करने का प्रयास करती है। कौन? यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको बता दिया, पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि 53 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। कितने? 53। और आप देखेंगे कि 194 सदस्य हैं वर्तमान में, 12 सहयोगी सदस्य भी हैं। तो जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा कि इसके बढ़ तो नहीं गए और तो नहीं जुड़ गए। तो अभी वर्तमान में करंट में 194 सदस्य हैं, 12 सहयोगी सदस्य हैं। अगर हम लोग यूनेस्को के उद्देश्य की बात करें तो यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना, संचार और सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, ये यूनेस्को के उद्देश्य हैं। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना भी यूनेस्को का उद्देश्य है। अगर हम लोग यूनेस्को के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया था और कैम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी और यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। अगर यूनेस्को की विशेषताओं की बात करें हम लोग तो शिक्षा जीवन बदल देती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इंचियोन घोषणा वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है और इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक शैक्षिक विकास शामिल है। इसके विषयों में वैश्विक नागरिकता एवं सतत विकास, मानवाधिकार और लैंगिक समानता, स्वास्थ्य तथा एचआईवी और एड्स के साथ ही तकनीकी एवं व्यवसायिक कौशल विकास शामिल है। धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो यह सत्य प्रतीत होता है कि एक मजबूत सांस्कृतिक घटक के बिना कोई भी विकास सतत नहीं हो सकता। यूनेस्को ने विकास की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में संस्कृत को उचित स्थान देने के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण को अपनाया है। संस्कृति एवं विकास के लिए
दुनिया भर में वकालत करना, स्पष्ट नीतियों एवं कानूनी ढांचे को निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ जुड़ना, रचनात्मक उद्योगों को मजबूत करने, सांस्कृतिक बहुलता को प्रोत्साहन करने एवं विरासतों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय हितधारक तथा सरकारों की सहायता हेतु जमीनी स्तर पर कार्य करना, विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बचाव एवं सुरक्षा के लिए यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन पर अभिसमय 2005, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभिसमय 2003, सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा 2001, अंतरजलीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 2001 और विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 1972, सांस्कृतिक संपदा के अवैध आयात निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तांतरण पर प्रतिबंध एवं रोकथाम के साधनों का पर अभिसमय 1970 शामिल है। सतत भविष्य के लिए अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने की एवं सतत विकास की स्थिति प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। यूनेस्को देशों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करने, राष्ट्रीय विज्ञान नीतियों के विकास, उनकी विज्ञान प्रणालियों में सुधार करने, STI संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी एवं मूल्यांकन की क्षमता निर्मित करने के लिए काम करता है। यूनेस्को अपने सदस्य देशों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विशेष रूप से जैव नैतिकता के क्षेत्र में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी कार्य करता है। सामाजिक एवं मानव विज्ञान की अगर इसमें बात करें तो यूनेस्को न्याय संगत और समावेशी सोसाइटी हेतु ज्ञान का निर्माण एवं उसका उपयोग करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने में मदद करता है और इसके साथ ही यूनेस्को स्थायी शांति और लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने में मदद करता है। यह सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम और शांति तथा अहिंसा की संस्कृति जिसमें लोकतंत्र और वैश्विक नागरिकता, परस्पर संवाद, शांति और निर्माण की पहल शामिल है और जैसे अपने अंतर सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से परस्पर समझ को प्रोत्साहित करता है। यूनेस्को संचार और सूचना की बात करें तो यूनेस्को पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देता है, ऑनलाइन घृणास्पद भाषा की रोकथाम करता है और इसके अलावा जागरूकता के माध्यम से दुष्प्रचार एवं गलत सूचना के प्रसार को भी रोकता है। यह स्वतंत्र समाधान को प्रोत्साहित करके जिसमें युग मुक्त शैक्षिक संस्थान, हाशिए के लोगों पर तक पहुंच और साइबर स्पेस में बहुभाषावाद शामिल है के माध्यम से ज्ञान एवं सूचनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच में भी सहयोग करता है। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं अफ्रीका और लैंगिक समानता है ना, तो इसमें अफ्रीका की बात करें तो यूनेस्को एक मजबूत और बेहतर लक्षित रणनीति के साथ 54 अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है और अफ्रीकी संघ द्वारा एजेंडा 2063 और एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 को एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 को अपनाना अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के विकास तथा अफ्रीकी पुनर्जागरण के लिए एक आधार तैयार करता है। लैंगिक समानता की बात करें तो यूनेस्को का मत है कि पुरुष और महिलाओं को समान नागरिक के रूप में समान अवसर, विकल्प, क्षमता, शक्ति और ज्ञान का अवसर प्राप्त होना चाहिए। लैंगिक असमानताओं से निपटने के लिए ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण, कौशल से अवगत कराना सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने की पूर्व निर्धारित शर्त है। लैंगिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं। इसमें आप देखेंगे यूनेस्को प्राथमिकता, लैंगिक समानता कार्य योजना, लैंगिक समानता उपकरण, लैंगिक दृष्टिकोण, लिंग संबंधी यूनेस्को की अध्यक्षता एवं नेटवर्क, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार, यूनेस्को युवा मोबाइल और यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है, ये भी देख लीजिए। यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची, विश्व विरासत अभिसमय 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है। यह अभिसमय उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों, विश्व विरासत स्थल को परिभाषित करता है और जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है और इस अभिसमय में शामिल सदस्यों को सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को अपने क्षेत्रीय योजना कार्यक्रमों में शामिल करने, उन स्थलों पर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बताता है कि विश्व विरासत कोष का उपयोग एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए और किया जाना है। विश्व स्तर पर आप देखेंगे कि 167 देशों में 1154 विश्व धरोहर स्थल हैं। अब तो आप देखते हैं कि बढ़ते जाते हैं।
तो मुझे लगता है जिस समय पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम, तो यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के मध्य मजबूत संबंधों के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। यह आर्थिक विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उचित एवं पर्यावरणीय रूप से धारणीय है। वर्तमान में एक आप देखेंगे 134 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क स्थलों की, ये सब आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम, इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम पृथ्वी के भविष्य को दिशा देने हेतु जियो साइंटिस्ट की वैश्विक नेटवर्क की बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता है और जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के समय अनुकूलनशीलता एवं प्राकृतिक जोखिम लचीलापन, उत्तरदायित्व, संसाधनों की निष्कासन तथा तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सतत विकास हेतु प्रयोगशालाएं हैं जो पृथ्वी की धरोहर की पहचान, प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों की स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, अंतर सरकारी हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी कार्यक्रम है जो जल अनुसंधान और प्रबंधन तथा उससे संबंधित शिक्षा एवं क्षमता विकसित करने के लिए समर्पित है। एक आप देखते हैं कि वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम, तो वैश्विक स्तर पर बढ़ती जल संकट की समस्या विकासशील देशों की सुरक्षा, स्थिरता और पर्यावरणीय धारणीयता के लिए खतरा है। यह कार्यक्रम विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है। यह विश्व जल विकास रिपोर्ट के भागीदारों एवं संयुक्त राष्ट्र जल के 31 सदस्यों के कार्यों के साथ समन्वय भी करता है। एक आप देखते हैं कि इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक कार्यक्रम है जिसे आधारभूत वैज्ञानिक शिक्षा में किसी देश की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। यूनेस्को की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स में देखें तो यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट विश्व भर में नियमित रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शासन का खाका तैयार करती है। यह रिपोर्ट विकास एवं शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस को मनाने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में 10 नवंबर को प्रकाशित की जाती है। एक आप देखिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट SDG एजेंडा में शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य और उसके 10 लक्ष्यों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है। और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य SDG 4 और उसके 10 लक्ष्यों के साथ साथ SDG एजेंडे में अन्य संबंधित शिक्षा लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट विभिन्न निजी क्षेत्रों तथा जवाबदेही तंत्रों का परीक्षण करती है जो सरकारों, स्कूलों और शिक्षकों, माता पिता, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को शामिल करते हैं और समावेशी, न्यायसंगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जवाबदेह होते हैं। मैकब्राइड रिपोर्ट 1980, मैकब्राइड आयोग की व्यापक रिपोर्ट को मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक समाज में विशेषकर मास मीडिया एवं न्यूज़ से संबंधित संचार समस्याओं का विश्लेषण करती है और इसके साथ ही इसमें नई तकनीकों की उत्पत्ति पर विचार करना एवं भविष्य में शांति और मानव विकास हेतु इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक तरह के संचार, नई वैश्विक सूचना एवं संचार आदेश का सुझाव देना भी शामिल है। भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दिव्यांग बच्चे, तो वर्ष 2019 की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का प्रथम संस्करण था जिसे भारत में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। यूनेस्को और भारत की अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, तो भारत यूनेस्को की शुरुआती यानी कि वर्ष 1946 से ही इसका सदस्य रहा है। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का एक मुख्य संस्थान होना चाहिए जो यूनेस्को के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार भारत में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया है। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। दक्षिण और मध्य एशिया की 11 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के लिए नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय। महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है। भारत को वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए
अमूर्त 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 सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के वर्ष 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत देख लीजिए। ये सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहन करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, और इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से की जाती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई, जिसे सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्ष 1996 से यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। 2002 में इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि $1,00,000 है। एक विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के द्वारा की गई थी, और द्वारा किए गए दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। 1951 में, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है यूनेस्को की। कुछ अपडेट हुआ करे तो उसे अपडेट कर लिया करिएगा, ठीक है। जो ये स्थायी आंकड़े हैं उन्हें बता दिया आपको। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा।